नमस्कार साथियों, पूर्णिमा पाटिल टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलवाने जा रही हूँ जो डायबिटीज़ के क्षेत्र में अग्रणी लीडिंग डॉक्टर हैं और जो ग्लोबल वे में भी देखा जाए तो उनका बड़ा नाम है। कई नेशनल इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें उन्हें इनवाइट किया जाता है और फिर 100 से भी अधिक उनके ग्लोबल अवार्ड्स जो उनको मिले हैं, जो उनको ऑनर मिला है, उसका तो यदि लिस्ट हम बोलने जाएंगे तो शायद टाइम ही हो जाए। इतना कुछ उनको अचीवमेंट्स हैं, उनके उपलब्धियां हैं। और जैसे कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हम देखें तो वर्षों से वो इतने अच्छे कॉलम देते हैं या फिर कोई क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चालू होती है तो सभी में उनका बहुत ही सहभाग रहता है। बहुत अच्छा उनका मतलब ऐसा है कि बहुत ही लोकप्रिय वो डॉक्टर है और लोग बड़े सेटिस्फाइड है उनके जो ट्रीटमेंट है। और इससे तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर सुनील गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। और हमारे जो दर्शक हैं, हम बड़ी इच्छा थी कि आपसे वो मिले और उनके भी कई प्रश्न उनके भी कई ऐसे प्रश्न होंगे जो शायद हमारी बातचीत के द्वारा सॉल्व हो सकेंगे। जी। तो एक आम जो रहती है उस भाषा में ही आप बताइएगा जिससे कि सभी को समझ में भी आ सकेगा, क्योंकि मेडिकल टर्म में कभी कभी गड़बड़ लोगों को समझने में हो जाती है। पर मुझे मालूम है क्योंकि आप प्रिंट मीडिया हो या फिर आकाशवाणी हो, वहाँ पर भी तो आप हेलो डॉक्टर करके आपकी जो एक टॉक चलती है जिसमें हजारों लोगों के प्रश्न रहते हैं जो आप हर बार सॉल्व करते हैं। तो आप अभी हम अपनी बात शुरू करना चाहेंगे। तो सर, एक बार मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि नागपुर का जो एक रामदासपेट एरिया है वहाँ पर डॉक्टर सुनील गुप्ता जी का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम है सुनील्स डायबिटिक केयर एंड रिसर्च सेंटर। और यहाँ पर एजुकेशन प्रोग्राम्स भी काफ़ी चलते रहते हैं, रिसर्च के सभी कुछ। तो काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो हम डॉक्टर से पूछेंगे और जानेंगे। तो डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे हर दूसरे तीसरे आदमी से पूछो तो उसको डायबिटीज़ है, और मैं ये आपसे जानना चाहूँगी क्या ये रिवर्सिबल नहीं है? सबसे पहले तो मैं पूर्णिमा जी को और उनकी संस्था को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा चैनल है। हाँ, आपका जो चैनल है उसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक और बीड़ा उठाया है एजुकेशन का। और सिर्फ मेडिकल एजुकेशन इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम लोग बोलते हैं कि यदि आप किसी को दान देना चाहें तो पैसा, अनाज, खाना पीना, मकान, जॉब, इस सबसे बढ़कर यदि कोई ज्ञान होता है, जो दान होता है वो होता है ज्ञान का दान। जी। और वह ज्ञान का दान आप लोगों को, हमारे जैसे लोगों के थ्रू देना चाह रही हैं। ये एक बड़े पुण्य का काम है और उसके लिए आपको हार्दिक बधाइयाँ और धन्यवाद कि मुझे आपने इस पात्र समझा कि मैं इस आपके कुछ काम। अरे नहीं सर, आप तो ऐसे मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि जो विनम्रता रहती है वो बड़े लोगों में ही होती है, तो इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। अब यहाँ पे जो लोग आपको जानते हैं तो वो जानते हैं आप कितने बड़े और कितने लीडिंग डॉक्टर हैं। जी। पूर्णिमा जी, हम लोग यदि सब्जेक्ट पर आते हैं तो अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम बताएं हमारे श्रोताओं को कि डायबिटीज जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है। एक बच्चों का डायबिटीज होता है जिसको टाइप 1 डायबिटीज बोला जाता है, जो कई बार 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र से होता है। 6 महीने से ऊपर के किसी भी बच्चे को हो सकता है। एक्सीडेंटली होता है, 2, 4, 8 दिन, 15 दिन की हिस्ट्री रहती है। और एकदम से शुगर 400-500 निकलता है। कई बार बच्चे कोमा में चले जाते हैं, उनको एडमिट करना पड़ता है कीटोएसिडोसिस में। और वो ये बच्चों को जब कीटोसिस से बाहर आ जाते हैं तो इनको हम लोग दिन में 4 बार 5 बार इंसुलिन देकर उनका जीवन बचाते हैं और उनको जीवन भर फिर इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। तो ये होता है टाइप 1 डायबिटीज इसमें, जिसमें इंसुलिन ही उनका जीवन है। क्या बोला मैंने? टाइप 1 बच्चों का इंसुलिन ही उनका जीवन है। और वो यानी उन्हें जिंदगी भर उनको दिन में 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने हैं और उस पर वो स्वस्थ रह सकते हैं, नॉर्मल व्यक्ति जैसा जीवन जी सकते हैं। अब जब हम रिवर्सल की बात करते हैं तो रिवर्सल बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी नहीं है।
उसको हम लोग रेमिशन नाम दिया है अभी। ओके। साइंटिफिकली रिवर्सल का अर्थ वो होता है कि आपको पूरे तरह से डायबिटीज खत्म हो गया और आप मीठा भी खाएंगे तो आप शुगर नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। उसको रिवर्सल बोला जा सकता है। जी जी जी। परंतु जब हम देखते हैं कि ये लोगों ने इसको मिसलीड होके और हर व्यक्ति आता है, चाहे 400-500 वाला भी आता है, और जैसे मैंने टाइप 1 से इसलिए शुरू किया कि टाइप 1 के बच्चे आ जाते हैं, पेरेंट्स उनके, सब इनका नहीं हो सकता है कि रिवर्सल। तो यह जो रिवर्सल टर्मिनोलॉजी है, इसको हम थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि आप ये यूज ना करें। इसकी जगह वर्ड आता है रेमिशन। रेमिशन का अर्थ है कि आपने अब ये टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन हो गया जी। टाइप 2 जो डायबिटीज होता है वो गोलियों वाला होता है। किसी को शुरुआत में 1 गोली लगेगी, किसी को 2 लगेगी, किसी को 4 लगेगी, और फिर धीरे धीरे वो गोलियां बढ़ के 8-10 साल, 15 साल, 20 साल बाद शायद उनको भी इंसुलिन का सपोर्ट लेना पड़ता है। ये टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो ये जो रेमिशन की जो थ्योरी है, ये टाइप 1 के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी भी टाइप 1 व्यक्ति को, बच्चे को मालूम है, या कोई ऐसे बड़े लोगों में भी टाइप 1 होता है, तो ऐसे लोगों ने भूलकर भी इस तरह की गलत धारणा में जाकर कि मैं अपना इंसुलिन बंद करके और मैं रेमिशन में चले जाऊंगा, तो वो हमारे लिए, क्योंकि ऐसे एडवर्टाइजमेंट बहुत आ जाते हैं और तो वो आपको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। और कभी कभी बच्चों ने यदि टाइप 1 जान पर बना सकती है, उनके जान पर आ सकती है। और ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है हमारे पास। बीच में कुछ 2-3 महीने पहले एक बच्ची, गांव की बच्ची को किसी ने बोला, नहीं मैं तो अपने पाउडर से अच्छा कर दूंगा, इससे अच्छा कर दूंगा, डायबिटीज तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और बच्ची कोमा में, जो अच्छी वाली बच्ची अच्छी चल रही थी पिछले 1-1.5 साल से, 2 साल से, सडनली आई नहीं 5-6 महीने से, और वो सब उस चक्कर में बेचारे फंस गए गाँव के लोग, और वो फिर बच्ची को सीरियस कीटोसिस की स्थिति में, सेमी कोमा के स्टेज में लाना पड़ा। हमने किसी तरह उसकी जान बचाई और उसको फिर समझाया। उसका इंटरव्यू मेरे पास एक्चुअली रिकॉर्डेड है। तो कहने का मतलब यह है कि टाइप 1 के बच्चों ने, या टाइप 1 जिसको भी बड़ा हो या बच्चा हो, उसने रिवर्सल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इंसुलिन को जीवन भर अपना जीवन साथी बनाकर उसके साथ शादी करके आखिरी तक रहना है। दूसरी बात, टाइप 2 डायबिटीज में ऐसे लोग जिनको अभी अभी डायबिटीज मालूम पड़ा है, बहुत ज्यादा HbA1c नहीं है, प्री डायबिटीज तो ऑलमोस्ट ऑल सभी प्री डायबिटीज अपने आप को नॉर्मल ला सकते हैं यदि उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करी, डाइट कंट्रोल करा, वजन ज्यादा है तो वजन अपना कम किया, अपनी तनावग्रस्तता से कम किया, अपने जीवन को अनुशासन में डाल दिया। तो जो प्री डायबिटीज के लोग हैं, वह लोग अपने आप को प्रैक्टिकली रेमिशन में डाल सकते हैं। करीब सभी लोग। पर यह भी देखा गया है कि जो हमारी स्टडीज हैं उसमें हमारा एक बहुत अच्छे 2-3 ट्रायल है। एक ट्रायल है DPP ट्रायल, डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में उन्होंने प्री डायबिटीज वालों को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डाला, मेटफॉर्मिन की गोली में डाला, और एक ग्रुप को रखा कि नहीं जैसे वैसे ही रहो। तो उसमें ये देखा गया कि जिन लोगों ने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करी, उनमें ऑलमोस्ट 50 से 60% लोगों को नॉन डायबिटिक की रेंज में आ गए। जो मेटफॉर्मिन थे, विदाउट टेकिंग मेटफॉर्मिन, और जिन लोगों को मेटफॉर्मिन डाला था उनको 35%, यानी ज्यादा फायदा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हुआ, मेटफॉर्मिन से कम हुआ। है ना? तो इसका एक बहुत क्लियर मैसेज है कि यदि आपको प्री डायबिटीज है और आप यदि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर पूरी तरह से, देखिए मैडम क्या है, इम्पोर्टेंट जो है ना कंसिस्टेंसी है। इट इज नॉट दैट आपने आज किया, गुप्ता साहब का लेक्चर सुन लिया, पूर्णिमा मैडम की बात सुन ली, 1 महीना 2 महीना किया, 3 महीने बाद फिर से वैसी शुरू हो गई। यदि आपकी लाइफस्टाइल जो भी आप चेंज करते हैं, there has to be a consistency in whatever change you have made in your lifestyle. तो वो यदि आपने मेंटेन किया तो आप काफी हद तक, और उन लोगों का डाटा भी आया है कि काफी हद तक उन लोग 5-10 साल के फॉलोअप का भी डाटा आ गया वो ट्रायल। बहुत अच्छा आपने बताया कि आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप रेमिशन में रह सकते हैं। सर, और ये हो गया मैडम, जो आपने बताया ना सर, कई लोग जो कि अभी डायबिटिक है नहीं, लेकिन उनके मतलब घरों में जो है, यदि आपकी बात सुन रहे हैं तो वो अभी से अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें। वो उन्होंने किया तो बहुत ज्यादा फायदा होने की संभावना है। ये हो गया प्री डायबिटीज। अब हम आते हैं डायबिटीज के बारे में। तो डायबिटीज में कई लोगों को हो सकता है डाइट कंट्रोल पर ही हो,
और वो लोग वापस अपना यदि चाहे सिर्फ डाइट कंट्रोल एक्सरसाइज पर आपका ठीक है HbA1c मालूम पड़ा कि आपका 6.9 आया और आपने फिर से मेहनत करके आप उसको यदि 6.1 6.2 पर यदि आपने ला लिया या 5.7 के नीचे माना जाता है नॉन डायबिटिक, 5.7 to 6.4 इज प्री डायबिटीज। तो यदि डायबिटीज वाला प्री डायबिटीज में आ गया तो हम उसको भी रेमिशन बोलते हैं। ओके। प्री डायबिटीज वाला नॉन डायबिटिक में आ गया उसको भी रेमिशन बोलते हैं। और एक नया टर्मिनोलॉजी आया है फार्मेकोलॉजिकल रेमिशन। अच्छा। फार्मेकोलॉजिकल रेमिशन यानी जब आपका डायबिटीज मालूम पड़ा तब आपको 9 था, आज आपने दवाइयां लेके लाइफस्टाइल लाके आपने उसको 6.5 के भी नीचे ले आया। तो 6.5 के नीचे आया तो हम उसको बोलते हैं भले ही आप दवाई पर हो परंतु पूरे दवाई का डिसिप्लिन, लाइफस्टाइल का डिसिप्लिन, उससे आपने अपने शुगर को 9 से 6.5 के अंदर ले आए। इसका मतलब आपको भी रेमिशन हो गया, पर इट इज फार्मेकोलॉजिकल रेमिशन, यानी दवाइयों से आपने उसको रेमिशन में लाया। अब यह जो चर्चा आपने रेमिशन पे शुरू करी है, ये इतनी क्रांतिकारी विचार हैं इसमें। यदि आप उसको बहुत ध्यान से समझेंगे, उसके लॉजिक को यदि समझने की कोशिश करेंगे, तो जो ऑथर है जिसने पहली बार वर्ल्ड में रिवर्सल वर्ड के ऊपर पेपर आया था, अच्छा, और वह रिवर्सल वर्ड का जो पेपर है वो इतना पॉपुलर हो गया कि हर विश्व का हर व्यक्ति आज की तारीख में रिवर्सल की बात करता है। तो जब हमने उससे पूछा एक मीटिंग में कि भाई आपने रिवर्सल वर्ड कैसे यूज किया, ये तो एक प्रकार से लोगों को थोड़ा सा भटकाव देगा ये रिवर्सल वर्ड, तो उन्होंने बोला डॉक्टर देखिए मैंने वो रिवर्सल वर्ड इसीलिए यूज किया कि जब मैं रिवर्सल बोलूंगा तो लोग कम से कम रेमिशन तो कर लेंगे। अच्छा, आप समझे? अभी तक तो आप सिर्फ कंट्रोल बोल रहे हैं, तो आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अरे मेरे को तो अच्छा लग रहा ना, मेरा क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो 300 में भी अच्छा चल रहा हूँ ना। पर जैसे ही रेमिशन और रिवर्सल की बात आती है तो आप एक टारगेट पर जीते हो। एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट हो जाता है कि मैं कैसा भी करके अपनी 4 है तो 4 की 2 दवाई करूंगा, 2 है तो 2 की 1 करूंगा, 1 है तो उसको बंद कराऊंगा, अपना इंसुलिन है तो इसको बंद कराऊंगा, कम करूं। इस टाइप की जो एक अपनी मेंटल सेटअप हो जाता है, एक माइंड सेट हो जाता है, उसके कारण समाज में, पूरे विश्व में बहुत सारे जो यंग न्यू डायबिटिक्स हैं या कुछ 2 4 5 साल वाले हैं, वो सभी आज की तारीख में किसी न किसी मोटिवेशन से अपने शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा क्रांतिकारी कदम माना जाता है, मान रहा हूं मैं इसको, कि आपने रेमिशन को महत्व दिया। करेक्ट। अब डॉक्टर लोग होके हम भले ही बोल लेंगे, साइंस वाले लोग कि नहीं यार ये रिवर्सल गलत है, रेमिशन अच्छा है, पर यदि कॉन्सेप्चुअली देखें तो आप कुछ भी सोचो, कम से कम इस बहाने आप अपना शुगर तो कंट्रोल कर रहे हो। करेक्ट, बिल्कुल। तो सर थोड़ा यहाँ ये बताइए, और ये बड़ी कॉम्पिटिटिवनेस की भी भावना आ रही है इसमें। जी। उसका हो गया, अब मेरा भी करूंगा। गेटिंग दिस? जैसे घर में किसी दोस्त भाई है, 4 लोग अपनी फैमिली विद फ्रेंड है, अरे उसका भी हो गया, उसने भी गोली कम कराया, अब मैं भी करूंगा। तो ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है, इससे कहीं ना कहीं समाज को फायदा हो रहा है। तो सर यहाँ मैं पूछना चाहूंगी, जैसे आपने लाइफ स्टाइल की बात करी है, तो क्या लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, कुछ मोटे तौर पे बताइए। मैं बोलता हूँ कि एक तो अपने खाने पर अपना ध्यान देना चाहिए, तो अपनी हेल्दी डाइटरी हैबिट, जिसको हम लोग बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं, आपको खाते समय ये चीज मालूम होनी चाहिए कि इसमें कितना अच्छा है और कितना खराब है। बिल्कुल आपको मालूम है, आप जब खाते हैं पिज्जा और बर्गर्स और ये जो वेस्टर्न स्टाइल की बहुत सारी चीज खाते हैं, तो उसमें कितना ज्यादा फैट होता है, कितना ज्यादा सॉल्ट होता है, कई बार उसमें ऊपर से सोडियम करके ऑयल भी बहुत सारी चीज होती है। आपको खुद को मालूम है खाते समय कि ये खराब है, फिर भी हम खाए जा रहे हैं। पर यदि आप अपना उसमें माइंड लगाएंगे, एक तो आ गया कि आपका दिल बोलता है खाओ, पर यदि माइंडफुल ईटिंग में हार्ट को जोड़ देंगे, यदि अपने हार्ट को समझा देंगे नहीं बेटा ये खाना अच्छा नहीं है, और यदि उसने हार्ट ने यहाँ तक भी समझा दिया, आपके माइंड ने आपके हार्ट को कि ठीक है खाना भी है तो 1 पीस उठा ले, बाकी छोड़ दे, तो वो भी माइंडफुल ईटिंग में आ जाएगा। यानी आपका टंग भी सेटिस्फाइड हो गया। तो आपको सबसे पहले अपनी हेल्दी डाइटरी हैबिट्स चालू करनी चाहिए, अपना वजन देखना चाहिए कि आप कहीं जो आपका आइडियल बॉडी वेट है उससे आप कितने ज्यादा हैं, आपकी हाइट इन सेंटीमीटर्स -100 उसका 10% कम करना है आपको। अच्छा, जैसे मेरी हाइट यदि ये 170 सेंटीमीटर है, मैंने उसका 100 कम कर दिया तो हो गया 70 kg। तो 70 का मैंने और 7 किलो कम कर दिया, दैट इज माय आइडियल बॉडी वेट। अच्छा,
यदि मैं मैं आज मेरा वजन ज्यादा है तो मैंने कोशिश करना चाहिए कि मैं आइडियल बॉडी वेट पर आऊं। अच्छा। तो आप डाइट कंट्रोल करें, वजन यदि आपका ज्यादा है तो वजन कम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। हाँ। 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज ग्लोबली रिकमेंडेड है। हाँ। परंतु कुछ नए डाटा के हिसाब से अभी उसको 250 मिनट पर वीक कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा देखा गया है खासकर एशियन इंडियंस में, टू अचीव द सेम बेनिफिट ऑफ हार्ट और अदर प्रोटेक्शन ऑफ अदर ऑर्गन्स, आवर पॉपुलेशन इन एशिया नीड हायर अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज वर्सेस कॉकेशियंस। तो यानी कहने का मतलब आपको जो हार्ट के ऊपर जो आप बेनिफिट चाहते हैं, रक्तवाहिनियों की हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, वह पाने के लिए यदि आपने 250 मिनट हफ्ते में चलते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। तो सर ये एक्सरसाइज में वॉकिंग है। अब उसमें आप ऐसा है कि आप 40 मिनट रोज भी कर सकते हैं। अच्छा। तो आपको कम से कम 5 दिन में 30 से 40 मिनट यदि आप रोज करते हैं तो 6-7 दिन में आपका 6 चौक 24, 4 दिन में आपका 60-60 मिनट करते हैं तो ये होगा। यदि 40-40 मिनट करते हैं तो आप 6 दिन कर लीजिए। अच्छा। तो इस तरह से आप 1 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, परंतु 2 स्पेल्स के बीच में आपका 48 आवर्स से ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा। कुछ लोग क्या करते हैं, डॉक्टर साहब मैं 3 दिन अच्छे से कर दिया एक घंटा करके, और उसके बाद में मैंने फिर 4 दिन आराम कर लिया, तो उसका असर चला जाएगा। हाँ। तो आपको एक्सरसाइज जो करनी है वो रेगुलर रखनी है। हाँ। वॉकिंग इज सपोज्ड टू बी द चीपेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। यस। संसार की सबसे सस्ती एक्सरसाइज जो है वो वॉकिंग है, जो आपको कहीं भी कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ कुछ नहीं है तो घर में डाइनिंग टेबल है उसी की परिक्रमा मार लो, ऊपर टेरेस है वहां चले जाओ, बालकनी है उसमें कर लो, घर में आंगन है वहां कर लो, रोड पर कर लीजिए, हर जगह पार्क है, सब चीजें सुविधाएं बहुत हैं, पर हम लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो सर ये जो आप बता रहे हैं एक्सरसाइज में, एक तो वॉकिंग हो गई, पर कुछ और भी एक्सरसाइज आप उसमें इंक्लूड करेंगे? देखिए मैडम, हर प्रकार की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस, वन इज एरोबिक एक्सरसाइज और एक रेजिस्टेंट एक्सरसाइज। जो एरोबिक एक्सरसाइज है उसमें आता है वॉकिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इस टाइप की जो चीजें हैं वो सब, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब एरोबिक एक्सरसाइजेस मानी जाएगी। जो रेजिस्टेंट एक्सरसाइज हमारी मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है, तो मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज भी आपको हफ्ते में 2 दिन कम से कम करना चाहिए। यानी ये सब तरह की थोड़ा जी, क्योंकि मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज से आपके शरीर का इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। करेक्ट। आपके बॉडी में डायबिटीज 2 कारणों से होता है। पहला तो इंसुलिन बराबर बन नहीं रहा है, क्योंकि आपके पेनक्रियास के बीटा सेल्स जितना इंसुलिन बनाना चाहिए उतना नहीं बना रहे हैं। दूसरा, आपके इंसुलिन बन रहा है पर इंसुलिन बराबर काम नहीं कर रहा है, जिसको हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए आपको मसल्स की एक्सरसाइज जरूरी होती है। एरोबिक एक्सरसाइज से आपका ग्लूकोज आप यूज करते हो और उससे भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, पर अब आप मसल की एक्सरसाइज करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथनिंग से आप अपने इंसुलिन की कार्य क्षमता को और बढ़ाते हैं। तो इसीलिए हफ्ते में 2 से 3 दिन आप रेजिस्टेंट एक्सरसाइज भी करें, सबका मिक्सचर करेंगे तो और अच्छा होगा। अच्छा, तो सर अभी आपने जैसे एक पेनक्रियाज और बीटा सेल की बात करी, तो यहाँ मैं आपका एक ओपिनियन लेना चाहूंगी कि जो बीटा सेल का रिप्रोडक्शन वगैरह पर आपका क्या ओपिनियन है? इसको हम लोग बोलते हैं बीटा सेल ट्रांसप्लांट, या फिर पेनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट, या फिर आगे चल के कोई ऐसी थेरेपी आए, जैसे आज हमारे पास इंसुलिन अवेलेबल है, हम बीटा सेल भी इंजेक्ट करना शुरू कर दें। अब प्रॉब्लम मैडम क्या है कि ये जो बीटा सेल ट्रांसप्लांट जो ट्राई किया गया, ये टाइप 1 बच्चों में ज्यादा ट्राई किया गया। अच्छा। टाइप 2 में नहीं किया जाता, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज है मल्टीफैक्टोरियल डिसीज। टाइप 1 में क्या होता है कि आपके खुद का ऑटो इम्यून सिस्टम आपके खुद के पेनक्रियास के बीटा सेल को फॉरेन समझ के डिस्ट्रॉय कर देता है। अच्छा। एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स, और उसके कारण आपके बीटा सेल पूरे डेड हो जाते हैं और आपको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। तो जब आप बीटा सेल जब हमको लेना है बाहर से, तो अब आपको क्या है, किडनी आपको 2 है और आप एक किडनी पर जीवित रह सकते हैं। तो जीवित व्यक्ति अपना किडनी, हेल्दी व्यक्ति अपनी किडनी दे देता है और आप किडनी ट्रांसप्लांट कर लेते हो। लीवर का ऐसी है, थोड़ा सा पोर्शन यदि आपने जीवित हेल्दी व्यक्ति का निकाल के अनहेल्दी व्यक्ति में लगा दिया तो लीवर का भी काम हो जाता है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट भी वैसी कुछ है, तो इन्हें जो बहुत सारी अवेलेबल है।
परंतु प्रॉब्लम यह है कि पेनक्रियाज आपके बॉडी में एक ही होता है। हाँ। और आप जीवित व्यक्ति के पेनक्रियाज को छेड़ नहीं सकते। अच्छा। और इसीलिए आप उसमें से बीटा सेल, हेल्दी व्यक्ति के निकाल के बीटा सेल डाल दें, समझे? हाँ, तो हाँ, तो वो डाल दें, हाँ, एक कॉमन मैन के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो वो नहीं कर सकते। अच्छा। तो फिर हमको कैडावर ट्रांसप्लांट पर निर्भर रहना पड़ता है। तो जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसके अलग अलग ऑर्गन्स निकाले जाते हैं, उसमें पेनक्रियाज भी निकाल कर किडनी के साथ ट्रांसप्लांट किया जाता है। अच्छा। तो ये हो गया एक आपका किडनी पेनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट। दूसरा बीटा सेल, कि हमने मृत व्यक्ति के बीटा सेल पेनक्रियाज निकाले, पेनक्रियाज में से बीटा सेल को सेग्रीगेट कर दिया। पर एक बीटा सेल ट्रांसप्लांट के लिए मुझे कम से कम 20 से 30-50 पेनक्रियाज लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द बीटा सेल्स। वी कांट रिलाई ऑन वन पर्सन्स बीटा सेल। आप समझे कि नहीं? तो जब तक मैं बीटा सेल लैब में बनाना शुरू ना करूं, तब तक मेरे पास बीटा सेल नहीं आ सकते। तो ये हमारे लिमिटेशन है। दूसरा इससे बड़ा लिमिटेशन ये है कि जो बीटा सेल हमने सपोज ग्रो कर लिए स्टेम सेल से इधर उधर से, और जो हम उसको फिर से इंजेक्ट कर रहे हैं टाइप 1 बच्चों में, तो वो फिर से फॉरेन समझ के उसको डिस्ट्रॉय कर दिए जा रहे हैं। और वो जो 6 महीने से 1.5 साल का पीरियड देखा गया है, 6 महीने से 18 महीने तक हमारे बीटा सेल काम करते हैं, जो ट्रांसप्लांटेड बीटा सेल है। पर अक्सर देखा, दैट्स कॉल्ड एज मैक्सिमम इंसुलिन फ्री पीरियड। ओके, समझे ना? तो इंसुलिन फ्री पीरियड जो है वो मैक्सिमम देखा गया, मिनिमम देखा है 6 महीने का, और 17-18 महीने के बाद में अल्टीमेटली वो बीटा सेल भी फिर से खराब हो जाते हैं और फिर से उनको टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। अच्छा। अभी जो सुई अटकी हुई है, कहाँ पर अटकी हुई है? वो अटकी हुई है कि यदि हमने हमारे बीटा सेल के बाहर एक कैप्सूल बना दिया, और यह कैप्सूल से हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन करके ना पहचान पाए। अच्छा, आप समझे मेरी बात को? तो दैट इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेटेड बीटा सेल्स। तो वो एनकैप्सुलेटेड वो लेयर जो रहेगी, उससे हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम उस बीटा सेल को फॉरेन करके नहीं पहचान पाएगा, और वो बीटा सेल हमेशा काम करते रहेंगे। यहाँ पर सुई अटकी हुई है। अच्छा। तो जिस दिन मेरे पास वो कैप्सूल आ जाएगा उस दिन, और जिस दिन हम लोग स्टेम सेल से या तो एडल्ट या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड से, यानी जो होते हैं, वो स्टेम सेल से हम फिर से बनाने शुरू कर देंगे बीटा सेल्स, या फिर कोई और सेल से बनाना शुरू कर देंगे, या आगे चल के मालूम नहीं है। अभी हमने GLP-1 एनालॉग करके इंजेक्शन आता है। अच्छा। पिछले कई सालों से है, कम से कम 1990-1980 से आ चुका है। अच्छा। पर पहली बार 40 साल में उसकी गोली बन के आई हमारे पास। अच्छा। हो सकता है आगे चल के इंसुलिन की गोली बन के आ जाए, हार्मोन के रूप में। अब GLP-1 इज ए हार्मोन, पर उसकी गोली बन के आ सकती है। तो ऐसा प्रिडिक्शन किया जाता है कि यदि कोई अच्छा कोई मैकेनिज्म आ जाए तो हो सकता है इंसुलिन की गोली भी बन के आ जाए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं डायबिटीज के क्षेत्र में जहाँ पर हम लोग रिसर्च में और खोज में बहुत ज्यादा आगे हैं। इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम आ गए हैं, इंसुलिन पंप्स आ गए हैं, तो बहुत सिस्टम अच्छे आ रहे हैं जिनसे हम एक लाइफ ऑफ अ टाइप 1 डायबिटीज कैन बी मेड वेरी इजी। तो बीटा सेल्स डेफिनेटली इज अ फ्यूचर, एंड कुछ अच्छा आया तो सबसे पहले हम पूर्णिमा जी को इंटरव्यू देंगे। सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि कुछ ऐसे एक्सरसाइज वगैरह या योगासन है क्या जिससे बीटा सेल्स जैसे थोड़ा बने? बीटा सेल रीजनरेशन इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू हैपन, और ऐसा नहीं देखा गया है। हाँ, बीटा सेल की पल्सेलिटी बढ़ जाती है। जैसे बीटा सेल इंसुलिन बनाना अच्छी क्वालिटी का शुरू कर सकता है, बीटा सेल की क्वालिटी अच्छी हो सकती है। बीटा सेल हाइपरप्लाजिया डॉक्यूमेंट किया गया है प्रेगनेंसी में। अच्छा। कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं और आपको प्रेगनेंसी के समय जब हमारे इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 1.5 गुना लगती है वर्सेस व्हेन द वुमेन इज इन अ प्रेगनेंसी स्टेट, तो वह जो उस समय जो हमारे बीटा सेल्स हैं उनके साइज बढ़ जाते हैं। अच्छा। और वो ज्यादा इंसुलिन बनाने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड एज बीटा सेल हाइपरप्लाजिया। अच्छा। यह जो सिस्टम है, यह किसी भी एक्सरसाइज या किसी प्रकार की थेरेपी से उससे हम बीटा सेल का नंबर बढ़ा सकें, इसकी संभावना आज की तारीख में
बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। अच्छा। फ्यूचर कुछ रहेगा देखेंगे, क्योंकि डर ये भी लगता है मैडम, अभी जो GLP-1 एनालॉग है, इनसे भी शुरुआत में एनिमल मॉडल में ऐसा देखा गया था, एनिमल स्टडीज में, कि बीटा सेल का साइज भी बढ़ रहा है और बीटा सेल का नंबर भी बढ़ रहा है। परंतु पाया गया कि यदि ये ज्यादा बढ़ गया तो ये तो कैंसरस हो जाएगा। अच्छा। हम करने आएंगे बीटा सेल बनाना, पता चला कि बीटा सेल का कैंसर हो गया। करेक्ट। भाई कोई भी सेल जब जरूरत से ज्यादा आपके बॉडी में बढ़ेगा तो इट इज कैंसरस। तो इसीलिए ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा सर, जैसे मेटफॉर्मिन की बात की जाती है, तो जब भी किसी को डायबिटीज है तो उनको वो वहां से ही शुरुआत होती है। तो ये मेरा पूछना है कि क्या ये एक ऐसी दवा है जो मतलब क्या मैडम, एक प्रोटोकॉल है टाइप 2 डायबिटीज के मैनेजमेंट का, उसकी बेसलाइन जो थेरेपी रिकमेंडेड है, रिकमेंडेशन का मतलब होता है कौन सी दवा कितने सालों से कितनी सुरक्षित है और उस पर हमारा कितना कॉन्फिडेंस है एज पर एज एविडेंसेस आर कंसर्न। ओके, समझे कि नहीं समझे? तो जो ड्रग एकदम सेफ है, सेफेस्ट है, बेस्ट ऑफ द क्वालिटी एविडेंसेस है, पूरे वर्ल्ड के लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम लोग अच्छा क्वालिटी के हिसाब से और डाटा के हिसाब से बेस्ट मानते हैं। तो मेटफॉर्मिन हैज बीन कंसीडर्ड एज अ बेसलाइन थेरेपी फॉर इवन नाउ प्री डायबिटीज, फॉरगेट अबाउट डायबिटीज, प्री डायबिटीज के लिए भी है कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ मेटफॉर्मिन दे सकते हैं। ओके, तो सर तो इसको इट इज एज गुड एज डेट ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेटफॉर्मिन एज ए फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस बोला जाता है। अच्छा। इसके बाद दूसरी दवाइयां शुरू होती है। अब इसमें एक छोटा सा नया चेंज अभी आया है, वो ये आया है कि यदि किसी व्यक्ति को पहले हार्ट अटैक आया हो, या ब्रेन अटैक आया हो, या किडनी के ऊपर प्रॉब्लम हुआ हो, या किसी की हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हुई हो, तो ऐसे, या किसी को रिस्क फैक्टर्स हो, रिस्क फैक्टर्स है ना, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक, फैमिली में हार्ट अटैक आया, स्मोकर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, मोटापा ज्यादा है, दीज आर ऑल डायबिटीज के साथ साथ ये 4-5-7 रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज के साथ दो रिस्क फैक्टर, या डायबिटीज नहीं है तो 3 रिस्क फैक्टर्स यदि हैं, तो ऐसे लोगों को दे आर कॉल्ड एज ASCVD रिस्क, एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर रिस्क प्रोफाइल। तो ASCVD रिस्क जिनको रही वो, या ASCVD इवेंट किसी को हुआ हो कि पहले 1-2 साल पहले हार्ट अटैक आके गया, एंजियोप्लास्टी हुई है, तो ऐसे लोगों को SGLT2 इनहिबिटर्स नाम की एक ड्रग है और एक GLP-1 एनालॉग नाम की ड्रग है, ये कंपल्सरीली देना जरूरी है विथ मेटफॉर्मिन। मे और मे नॉट बी विथ मेटफॉर्मिन। कई लोगों को मेटफॉर्मिन सूट नहीं हुई तो देना है, परंतु इन लोगों को, इवन जिनको डायबिटीज नहीं है उनको भी ये दवाई दी जाती है। अच्छा, जैसे जिनको ये हार्ट प्रॉब्लम वगैरह, जैसे किसी को हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई, उसको डायबिटीज नहीं है, तो भी उनको ये SGLT2 इनहिबिटर्स की दवाई दी जाती है। अच्छा, तो ये कंपलसरी हो गया आजकल। तो इसीलिए मेटफॉर्मिन फॉर डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज है गुड ड्रग, बेस्ट ड्रग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। पर जिन लोगों को एसोसिएटेड ऐसे कॉम्प्लिकेशन है, वहां पर SGLT2 इनहिबिटर्स और GLP-1 एनालॉग नाम के 2 ग्रुप की दवाइयां दी जाती है। तो सर जैसे मेटफॉर्मिन जो है, ये सालों, मान लो 25 साल तक कई लोग ले रहे हैं, ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है। कब से उनकी शुरू है? 40-50 साल तक। उसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा, यानी किडनी पर, पेनक्रियास पर? देखिए, ये सभी ड्रग्स ऑलरेडी वेल टेस्टेड ड्रग्स हैं। अच्छा, है ना, और इनके साइड इफेक्ट्स सभी को नहीं होंगे ऐसा कहना तो बड़ा मुश्किल है। हर दवाई के यदि आप खा रहे हैं तो उसके इफेक्ट हैं, तो साइड इफेक्ट हैं। जी, जी। पर ये कहना कि मैंने 20 साल से वो दवाई ली इसीलिए उसके कारण किडनी के ऊपर असर हो गया या हार्ट के ऊपर असर हो गया, ये गलत है। मतलब सर, दे आर ऑल वेल टेस्टेड एंड सेफ ड्रग्स। पर क्या होता है, लोग फिर से वही बात आ गई, हमारी रेमिशन और रिवर्सल वाला जो कंफ्यूजन है ना, वो हो गया। मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूं, हमारे श्रोताओं ने बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। डायबिटीज इज अ प्रोग्रेसिव फिनोमेना, प्रोग्रेसिव डिसीज है ये। पहले नॉर्मल रहेंगे, 5-7 साल बाद ब्लड प्रेशर आ जाएगा, कुछ दिनों बाद कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, फिर एक 20 साल 15 साल हो गए तो आंखों के ऊपर असर हो जाएगा, 20 साल बाद आपके किडनी के ऊपर असर हो जाएगा, पैरों की नसों के ऊपर भी 15 साल में आ जाएगा, और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि आपको 20-25 साल से डायबिटीज है, अब आपकी थोड़े से क्रिएटिनिन बढ़ गया, एक आधा हार्ट अटैक आके चला गया, एक आधा ब्रेन स्ट्रोक आके चला गया। तो ये नेचुरल कोर्स ऑफ डायबिटीज है। ओके, यदि कंट्रोल में नहीं है तो,
यदि नहीं इवन कंट्रोल में रहा तो भी 30% लोगों को 30% लोगों को ऐसा हो सकता है कि सब कुछ अच्छा था तो भी गड़बड़ हुआ, पर 70% लोगों को फायदा तो होता है यदि अपन ने कंट्रोल किया था। पर ये गारंटी देना कि नहीं ऐसा करोगे तो तुमको जिंदगी भर कभी कुछ नहीं होगा, तो वो गलत है। इट्स एन एजिंग प्रोसेस। अच्छा, मेरे बाल यदि सफेद है, भले ही मैंने डाई किया है, परंतु बाल यदि सफेद होने हैं तो होने हैं, ऐसे समझ के चलो। चश्मा लगना है तो लगना है, ऐसे समझ के चलिए। सेम इज विद डायबिटीज। अब प्रॉब्लम जो आती है दवाइयां और कॉम्प्लिकेशन का क्या होता है कि कुछ दवाइयां जो हमारी डायबिटीज की है, जैसे जैसे किडनी फंक्शन खराब होता है, वो दवाइयां, देखिए आपको एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ जो बहुत कम लोगों को मालूम है। आप जो गोली खाते हैं वो गोली अपना असर 24 घंटे या ज्यादा 36 घंटे में काम करके आपके किडनी से, पेशाब से बाहर निकल जाती है, या फिर लेट्रिन से बाहर निकल जाती है। दो ही जगह निकलने के बाहर, या तो पेशाब से निकलेगी या हमारे जीआई ट्रैक्ट से यानी लेट्रिन से बाहर निकलेगी। अब जैसे ही आपकी किडनी खराब होती है तो जो दवाइयां अपना काम करके किडनी से बाहर निकलना चाहिए वो पूरी नहीं निकल पाते, क्योंकि आपका किडनी बराबर काम नहीं कर रहा है और वो शरीर में जमा होते जाती है। तो उसके टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती होने के चांसेस रहेंगे उस गोली के जो किडनी से बाहर निकल रही है। गोली का दोष नहीं है, किडनी का आपका फंक्शन खराब हो गया तो आपको वो गोली अब नहीं चलेगी। आपको वो गोली का डोज कम करना पड़ेगा या गोली चेंज करके ऐसी दवाई देनी पड़ेगी जो किडनी से ना निकल के लेट्रिन की जगह से निकलेगी। अच्छा, तो लोगों में इसका फिर से एक मिसकंसेप्शन ऐसा हो गया कि मैंने गोली लिया करके किडनी खराब। नहीं, आपकी किडनी खराब हुई करके गोली का रूट बदलने के लिए हमने दूसरी गोली दी जो अब किडनी से ना निकलेगी, अब लेट्रिन की जगह से निकलेगी। और उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। आप समझे मेरी बात? अभी काफी समझ में आई बात। तो सर जैसे कई लोग मेटफॉर्मिन भी लेते हैं और इंसुलिन भी उनको लेनी पड़ती है। एक इंसुलिन एक बार ले रहे, 2 बार बढ़ते जाता है भी है डोज, तो दोनों दिया जाता है। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आता कि इसको कम कैसे किया जाए। टाइप 1 डायबिटीज में प्रैक्टिकली केवल इंसुलिन का रोल होता है, परंतु कुछ जो भी बच्चे हैं हमारे जो मोटे होते जा रहे हैं, जिनको टाइप 2 के फीचर आने लग गए हैं, उसको हम लोग डबल डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल डायबिटीज। यानी उनको टाइप 1 तो है ही बचपन से, पर ये एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर से उनको मोटापा भी हो गया है और उनका वजन एकदम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो कई बार उन लोगों को हम लोग ऑफ लेबल मेटफॉर्मिन भी देते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को करने के लिए। देखिए, मेटफॉर्मिन इज अ इंसुलिन सेंसिटाइजर, यानी मेटफॉर्मिन आपके इंसुलिन के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है, और इंसुलिन जो आप दे रहे हैं या आपके खुद के शरीर से बन रहा है वो और अच्छे से काम करता है और कम दवाई में भी आपका काम हो जाता है। एंड दैट इज व्हाई मेटफॉर्मिन इज कॉल्ड एज इंसुलिन सेंसिटाइजर। तो जहां भी हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा दिखता है वहां पर मेटफॉर्मिन का रोल रहता है। यदि एक दुबला पतला व्यक्ति है, 12, 15, 16 BMI वाला है, और यदि उसको इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बन रहा है तो वहां मेटफॉर्मिन का ज्यादा रोल नहीं रहेगा। तो इंसुलिन के साथ मेटफॉर्मिन अक्सर दिया जाता है, खासकर टाइप 2 डायबिटीज में, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज है कॉम्बिनेशन ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन डेफिशिएंसी भी है, बीटा सेल भी खराब है और इंसुलिन के कार्य करने की क्षमता भी कम हो गई है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर मेटफॉर्मिन काम करता है और इंसुलिन डेफिशिएंसी नहीं बन रहा है उसके लिए इंसुलिन काम करता है। इस तरह से कॉम्बिनेशन है। ओके। तो सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि बहुत साल तक यदि मेटफॉर्मिन लिए किसी ने और फिर वो बंद करके वो इंसुलिन लेने लग जाए? जिस दिन आपके बीटा सेल पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं है तो आपको फिर मेटफॉर्मिन का ज्यादा जरूरत नहीं है। डिपेंड करता है, डिपेंड करता है इंडिविजुअली। पर टाइप 2 डायबिटीज में प्रैक्टिकली मेटफॉर्मिन इज अ गुड ड्रग अनलेस एंड इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मेटफॉर्मिन से कई बार लूज मोशंस हो सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं साहब पहले कुछ कभी नहीं होता था, जब से मैंने 1 ग्राम का 2 ग्राम किया है मेरे को पतले दस्त शुरू हो गए। और बेचारे 10 की दवाई खाते रहते हैं। वो कभी महीने में 2 बार होता है, कभी 4 बार होता है। जैसे ही आपका डोज कम करेंगे आप, तो हर दवाई के इफेक्ट भी हैं और हर दवाई के साइड इफेक्ट भी हैं। सर ऐसे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो बात करते हैं कि यानी हम तो बराबर मेटफॉर्मिन भी ले रहे हैं और इंसुलिन ले रहे हैं, सब कुछ अच्छा करें, वॉक भी कर रहे हैं, लेकिन हम 6-7 राउंड से ज़्यादा हो नहीं पा रहे, एकदम वीकनेस आ जाती है ना। बाकी लोग को जो वीकनेस नहीं लगती
वो इन लोगों को लगती है। तो इतनी वीकनेस लगने का क्या कारण है? क्या होता है यानी वो ना लगे उसके लिए कुछ है क्या? डायबिटीज जो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसुलिन जो हमारा ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो बराबर नहीं रहता है। तो नेचुरली आपने जो भी 2 रोटी 4 रोटी 24 घंटे में 6 रोटी खाई वो पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई और बहुत सारा पोर्शन उसका पेशाब में से बाहर निकल गया। अच्छा। तो आपको ओवरऑल इंसुलिन डेफिशिएंसी के कारण एनर्जी का जो फॉर्मेशन हमारे खाने से होना चाहिए वो इनएडिक्वेट रहता है और इसीलिए आपको वीकनेस ज्यादा आती है। उसी तरह जब आपका शुगर बढ़ा रहता है तो आपके पेशाब से भी काफी कुछ विटामिन लूज होते हैं, ग्लूकोज के साथ साथ जिंक भी लूज होता है और दूसरी भी चीजों की कमी हो सकती है। अच्छा। तो डायबिटीज में कई बार मिनरल डेफिशिएंसी यदि डॉक्यूमेंट होती है, मेटफॉर्मिन से B12 डेफिशिएंसी होती है, तो ये सब चीजें भी हमारे को ध्यान में रखना पड़ता है। अच्छा। डायबिटीज में जिसमें शुगर भी कंट्रोल करें। अच्छा। विटामिन डेफिशिएंसी है तो उसका भी रिप्लेसमेंट करें। अब और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे डायबिटीज की उम्र बढ़ती है, वैसे आपकी भी उम्र बढ़ती है, तो दोनों के कारण थोड़ा सा वीकनेस आने की, मसल वीक होती है, सब चीजें होती है। आजकल ना मैडम सार्कोपीनिया के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अच्छा। यानी आपका मसल लॉस। अच्छा। तो जब आप वजन एकदम से कम करते हैं तो आपका फैट लॉस अकेला नहीं होता है, आपका मसल लॉस भी होता है। करेक्ट। तो जो लीन मास जो लॉस होता है उससे भी वीकनेस आती है कई बार। अच्छा। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो रेजिस्टेंट एक्सरसाइज की बात करी हमने, वहाँ पर लीन मास को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रूव करने का। तो सर इसके लिए कोई और विटामिन कुछ है क्या ऐसा जो ब्लैंकेट ऐसा स्टेटमेंट देना कि हर मधुमेही ने विटामिन खाना चाहिए, ये गलत है। अच्छा। और सर यहाँ so you have to document that this particular person has this deficiency and then you should give it. तो सर ब्लैंकेटली सबको देना अच्छा नहीं है और ये डॉक्यूमेंटेशन में देखा गया है कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। अच्छा सर, आजकल बहुत आयुर्वेदिक कुछ ऐसे निकले हैं कि लोग वो लिक्विड टाइप बॉटल में, कि कई लोग वो लेने भी लगे हैं, मेरे को अभी नाम याद नहीं है, लेकिन काफ़ी बहुत ज़्यादा आ गए शॉप में, मॉल में मिलने लगे हैं और लोग बोलते हैं हम जब वो लेते हैं तो हमारा काफ़ी अच्छे शुगर लेवल हो जाता है। तो आप इस बारे में क्या बोलेंगे? सी वी प्रैक्टिस एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, है ना। जब तक मेरे पास किसी प्रकार का कोई एविडेंसेस नहीं रहेंगे तब तक हमने कुछ भी बोलना अच्छा या खराब दोनों भी गलत होगा। हर जो पैथी है चाहे वो कोई भी हो, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, हर पैथी का अपना अपना स्टैंडर्ड है, वह भी एक बड़ा साइंस है, वह भी 4-5 साल का एक कोर्स है। तो हर पैथी को एक अपना इम्पोर्टेंस है और उसको हमने रिस्पेक्ट देना ही चाहिए। परंतु मुझे ऑब्जेक्शन होता है जब हम लोग मिक्सोपैथी की बात करते हैं, ये भी ले लो, ये भी ले लो और ये भी ले लो, और ये तीनों जब हम लंबे समय तक इसका सेवन करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट हमारे किडनी, हमारे लीवर या हमारे हार्ट या ब्रेन पे क्या होंगे इसका जानकारी हम तीनों के पास नहीं है। बिल्कुल। तो बेटर है कि हमने मिक्सोपैथी नहीं करना चाहिए। एक रास्ते पर चलें, एक बीबी उसी के साथ काम करें, ज्यादा अच्छा है। बराबर है। अच्छा सर, दूसरा ये मैं आपसे पूछना चाहती, जहाँ तक डाइट की बात होती है तो अभी बहुत सारी चीजें हैं कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं गेहूं खाना सही नहीं है, कुछ बोलते हैं राइस मत खाओ, कुछ बोलते हैं कि भाई जवारी के ये खाओ, कुछ बोलते हैं वो मिक्स जो ग्रेन्स हैं मिलेट्स खाओ, ये खाओ, मतलब अलग अलग लोगों का ये है। पर आप इसको क्लियर करिए। क्या है मैडम कि नथिंग इज 100% इफेक्टिव, नथिंग। जब मैंने बोला आपको गोलियां, आपने एक प्रश्न किया, देखिए कि मेरा शुगर यदि मैं बहुत अच्छा कंट्रोल रखूं तो 100% कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे, नहीं, मैंने बोला नहीं, 70% बचेंगे, 30% ऐसे भी मजबूर रहेंगे जिन्होंने सब कुछ किया फिर भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि उसमें जेनेटिक है और बाकी चीजें भी फैक्टर्स काम करती हैं। जब हम लोग इस तरह की डाइट की बात करते हैं तो इट हैज टू बी हाईली इंडिविजुअलाइज्ड। जो चीज जो डाइट मुझे शायद सूट ना हो सकता है आपको हो जाए, और जो शायद आपको सूट ना हो सकता है किसी तीसरे को हो जाए। बिल्कुल। तो इसीलिए इट हैज टू बी हाईली इंडिविजुअलाइज्ड। ब्लैंकेट इंपॉर्टेंट मैसेज सबके लिए ये है कि आपने खाना जस्टिफाई करके खाना चाहिए, अननेसेसरी ना खाएं। मैन इज द ओनली एनिमल हु ईट्स इवन इफ ही इज नॉट हंग्री। आप एक गाय के पास आप कितना भी चारा रख दो, उतना ही खाएगी जितने उसका पेट है, जितना उसको भूख लगी है। पर हम ऐसा है,
अरे पूर्णिमा मैडम आप आए इतने दिनों में, अब तो चाय लेना ही पड़ेगा, चाय के साथ थोड़ा सा नाश्ता लेना ही पड़ेगा। ये जो एक अतिथि देवो भव वाली बात है हमारे देश में, वो अच्छी बात है, परंतु उस कॉन्सेप्ट को खाने से हर बार जोड़ना ये कभी कभी गलत हो जाता है। तो आपने अपना खाना एक अच्छे डाइटिशियंस, जैसे एक्सपर्ट जो डाइटिशियंस होती हैं, उनसे आप अपना खाना करवाइए, और आप कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, आपको कौन सी चीज सूट हो रही है, कौन सी नहीं, वो लीजिए। अब जहाँ तक कुछ लोग हैं जिनको लोगों को ग्लूटेन फ्री डाइट बोला जाता है, तो एक सीलिएक डिसीज करके कंडीशन होती है, अक्सर टाइप 1 डायबिटीज में बहुत लोगों को मिलती है वो, और वो ऑटोइम्यून कंडीशन है। तो उसमें यदि आपका वो पॉजिटिव आता है तो आपको हम ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं। कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उनको बोलते हैं दूध मत लीजिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि चावल खाने से एकदम बहुत ज्यादा शुगर बढ़ती है, जिसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोला जाता है उस फूड का, तो उनको बोलते हैं बेटा आप खाओ पर थोड़ा सा ही खाओ। ये बहुत सारी चीजें हैं। आप तो ये सब ऐसा फिर से वही एक ही डंडे से हम पूरे दुनिया को हाके तो वो गलत हो जाएगा। जी बराबर है। तो सर जो ये जो खाने पीने का जो आम लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं खाने में, तो ये यानी हमेशा जिसको डायबिटीज है उन्होंने एक डाइटिशियन से आपके संस्कृति पर वापस जाइए। आपके घर में, मेरे घर में मेरे पापा मम्मी है, मेरे बच्चों के दादा दादी हैं, आपके घर में दादा दादी नाना नानी होंगे। हमने यदि उन्होंने जो एक प्रिंसिपल और सैद्धांतिक रूप से जो खाना एक जमाने में खाया है, कि आज महाराष्ट्र की थाली लीजिए ना आप, महाराष्ट्रियन थाली इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट थाली। हमने बीच में हमने करीब 10 साल पहले एक मल्टीपल समाज में उनके घर में खाया जाने वाले खाने का वैलिडेशन किया था। वैलिडेशन कोशिश करी थी देखने की कि कौन सा खाना बेस्ट है, और उसमें ये देखा गया था कि महाराष्ट्रियन थाली इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट। इट हैज एवरीथिंग, बैलेंस डाइट है, सब कुछ अच्छा है। तो आप अपने यदि दादा दादी द्वारा बनाए हुए खाने के पैटर्न पे यदि चले जाएंगे आज से 20 साल 30 साल पुराने पैटर्न में, तो वो शायद सबसे हेल्दी माना जाएगा। जी हाँ, अच्छा। तो ये तो मतलब सबको समझ ही गया है कि बैलेंस डाइट यदि खाई जाए और वो उतना ही खाया जाए जी जितनी की पेट को जरूरत है। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जी, अब हमको जीने के लिए खाना पड़ेगा। अच्छा सर, एक मेरे किसी फ्रेंड ने भी एक बात पूछी है कि यदि फास्टिंग 150, पोस्ट मील 250, HbA1c अप टू 8 इज ओके फॉर वर्किंग पर्सन? नहीं, ये इसमें हमको एज और एसोसिएटेड कोमॉर्बिड कंडीशंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ। यदि किसी व्यक्ति है, उसकी उम्र 50 साल है या 40 साल है, जैसे आपकी फ्रेंड है शायद 40-45 वो जैसे वर्किंग पर्सन है, वर्किंग है तो मान लो कि वो होंगे 56-58। चलिए हम मानते हैं इनको कि 55 के हैं और ये शुगर है, परंतु यदि उनको कोई हार्ट अटैक नहीं आया है, कोई ब्रेन अटैक नहीं आया है, किडनी एकदम नॉर्मल है, लीवर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एसोसिएटेड कोमॉर्बिड कंडीशन है, बाकी सब पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं और मोटिवेटेड है, वर्किंग है ना, एक्टिव है, तो ऐसी कंडीशन में हम चाहेंगे वो आपका HbA1c 6.5 के अंदर हो। अच्छा, नॉट 8। It is not good. It is not good. 55 का व्यक्ति है, कम से कम और 20 साल निकालने ना। भारत देश के एक औसत व्यक्ति की आयु 72 को क्रॉस हो गई है, तो हम एक एवरेज व्यक्ति के जैसा भी भारत देश में जीना चाहें विदाउट कॉम्प्लिकेशन, तो आपको उस व्यक्ति को जो अभी 52 साल का, उसको 20 साल की जिंदगी और देखनी है, उसको संभालना है। तो जितनी ज्यादा लॉन्गेविटी रहेगी, जितने आप मोटिवेटेड रहेंगे, जितने आप एक्टिव रहेंगे और एसोसिएटेड कोई लिमिटेशन या रिसोर्सेस या कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेंगे, आपको उतना ही अच्छा टाइट शुगर रखना चाहिए। अब इसकी जगह यदि आपने वो 55 की जगह यदि आपने मुझे 75 कर दिया, तो उसको एक आध कुछ ना कुछ लिमिटेशन रहेंगे, चलना फिरना उठना बैठना, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन एक आध दो हो चुके होंगे अभी तक के। तो ऐसी कंडीशन में फिर हमारा HbA1c 7.5 भी रहा तो चलता है। अच्छा, इवन 8 तक भी चलता है। आप समझे मेरी बात को? तो जिनको एज, जिनको लाइफ स्पैन कम है उनका, जिनका लाइफ स्पैन कम है, जिनको एसोसिएटेड अब सपोज एक 50-55 साल के व्यक्ति की किडनी खराब है, या उसको ऑलरेडी एक बार बाईपास सर्जरी हो गया और एक आधा हार्ट अटैक आके चला गया, और उसको थोड़े बाकी से भी लिमिटेशंस हैं जॉइंट के, इसके उसके, तो फिर उनको बोलते हैं हाँ बेटा ठीक है, 7 आप 7 रखो, 7 सवा 7 रखो, 6.5 के नीचे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसे पर्सन के लिए 6.5 वगैरह ही होना
मैंने बताया ना आपको। हाँ, जी बिल्कुल जी। अच्छा, और सर फास्टिंग कितना आना चाहिए? फास्टिंग हम लोग बोलते हैं 90 से 130 के बीच में। हाँ। और खाना खाने के बाद का बोलते हैं आप 100 और 140 के बीच में। 160 इज एक्सेप्टेबल। अच्छा। कभी कभी 180 तक चल जाता है। हाँ। जो एल्डरली पीपल है उनको 200 और 220 तक भी चलता है। खाली पेट 140 के ऊपर भी के अंदर भी चलता है। जी। तो सर अभी जैसे आपका रिसर्च सेंटर भी है, तो आप के रिसर्च मतलब किस पर चल रहे हैं, यानी किस तरह का, थोड़ा यानी जानकारी दीजिए कि। ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, ये वाला जो क्वेश्चन होता है, क्योंकि वी ऑलवेज साइन ए कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट विद द रिसर्चर। बट इतना बता सकते हैं कि अच्छे क्वालिटी के, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी जो ग्लोबल ट्रायल्स होते हैं वह होते हैं अपने यहाँ। और वो आप जो भी अभी गोली खा रहे हैं, समझ लीजिए आपने लीनाग्लिप्टिन खाई होगी, सीटाग्लिप्टिन खाई होगी, आपने इंश्योरेंस जो ले रहे हैं, जो अपने GLP-1 जो लोग ले रहे हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, ये सभी इस रास्ते से, नागपुर के इस रास्ते से भी गुजर के जा चुके हैं। जिसके ट्रायल हमने आज से 2016, 17, 18 से चालू किए हैं। तो अभी तक चालू हुई हैं कुछ के ट्रायल्स, और वो लोग वो सब यहाँ से, तो इस तरह के ट्रायल्स होते रहते हैं। इसके अलावा हमारा मेन फोकस होता है एजुकेशन पर। तो हम एजुकेशन पे ज्यादा काम करते हैं। पब्लिक को अवेयरनेस करना, मास को अवेयरनेस करना, सर अवेयरनेस तो सबसे जरूरी है। टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों को अवेयरनेस करना, प्रेग्नेंट वुमेन को अवेयरनेस करना, एल्डरली लोगों को अवेयर करना। अभी हमने एक कपल डायबिटीज का प्रोग्राम लिया था कि कपल जो हस्बैंड वाइफ दोनों को डायबिटीज है, तो उनको अलग से अवेयरनेस करना, क्योंकि उनको फ्यूचर जनरेशन को संभालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के अलग अलग फोकस्ड प्रोग्राम अलग अलग कॉर्पोरेट में करना। स्कूल एजुकेशन अभी चालू किया है हमने बीच में। तो जो एडोलेसेंट चिल्ड्रन है उनको, बीच में हमने टीचर्स को एजुकेट किया था। बीच में हम सेंट्रल जेल भी गए थे, जेलमेट्स को भी एजुकेट करके वहाँ भी मेटाबॉलिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलते रहते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम, फिर जब हम अवेयरनेस करते हैं तो उनका असेसमेंट भी करते हैं, प्री एंड पोस्ट। अभी हम लोगों ने नर्सेस एजुकेशन चालू किया, न्यूकॉन। न्यूकॉन इज नर्सेस कॉन्क्लेव, जो साल में एक बार होती है। उसके भी 10 साल के 10 प्रोग्राम हो गए हैं। इसके अलावा एक पूरे ऑल इंडिया लेवल पर हमने एक नर्स एजुकेटर का प्रोग्राम अलग से चालू किया, नर्स इंसुलिन एजुकेटर। कि इन लोगों को हमने यदि इंसुलिन इंजेक्शन टेक्निक अच्छे से पढ़ाई तो पूरे समाज में, क्योंकि नर्स का एक बहुत बड़ा लॉट है जो कभी एजुकेशन के लिए रूज नहीं हुआ। उनका रोल बेसिकली पेशेंट अटेंड करना और ICU में रहेगा, और ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंस के लिए रहता है, वही केयर टेकर करके। पर ये लोग कभी एजुकेटर करके यूज नहीं किए हैं। यदि हमने, वो ऑलरेडी साइंस का बैकग्राउंड उनका है, मेडिकल का बैकग्राउंड है, और उनको यदि हमने ट्रेन करना शुरू किया तो एक बहुत बड़ा सामाजिक हमारा दायित्व को हम कर पाएंगे। और उसके अलावा समाज में एक क्रांति ला पाएंगे कि पूरे देश के कोने कोने में, छोटे छोटे गाँव में भी नर्सेस हैं। वो नर्सेस गांव के लोगों को एजुकेट करेगी। ये मॉडल पर भी काम चालू है। और हम लोग कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने करीब 3000 नर्सेस को सर्टिफाइड प्रोग्राम में ट्रेन कर चुके हैं। उसका नेशनल हेड मैं ही हूँ। और वो बॉम्बे से होता है। तो वो उसमें हमने ऑलरेडी कर रहे हैं। उसके अलावा हम जो न्यूकॉन लेते हैं हर साल, वो 7 घंटे का प्रोग्राम होता है। और उसमें भी पूरा एक 6-7 घंटे में एक नागपुर और विदर्भ की जितनी नर्सेस हैं उनके लिए हम प्रोग्राम करते हैं। वो भी 10 साल से कर रहे हैं। फिर से नवंबर में होगा। ये सब चीजें चालू है। न्यूट्रिशनिस्ट एक अलग ग्रुप है जिनको हमको एजुकेटर करके ट्रेन करना है। और नेक्स्ट फोकस विल बी फार्मासिस्ट। तो यदि हमने एक मेडिकल स्टोर में जो सर्टिफाइड फार्मासिस्ट है उसको एजुकेट करना शुरू कर दिया, तो उसने भी 2 शब्द आके बोलते हैं ना, कि 2 शब्द उसने बोल दिया कि नहीं अंकल हे असं घ्यायचं, अंकल ये ऐसा करना चाहिए, भैया अपना शुगर चेक करते हो कि नहीं, एक सेंटेंस जो बोल दिया तो चुप जाता है लोगों को। और उससे एक बहुत बड़ी मैसेज जाएगा लोगों में कि ग्लूकोमीटर देते समय ये जरूर याद दिलाएं कि वो घर में जाके धूल ना खाए, उसका यूज भी होना चाहिए। सर आपका इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है, इसलिए कि आप सिर्फ दवा ही नहीं देते, लेकिन उस दवा को न लेने के लिए क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस जो आप कर रहे हैं और इतने एजुकेट कर रहे हैं, जो नर्स हो या फिर स्कूल के बच्चे हो या कपल हो जो बड़े, सभी को ये बहुत बड़ा है। एक सोसाइटी के लिए आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि लोगों की लाइफस्टाइल यदि बदल गई तो शायद मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ डायबिटीज़ जो इतनी बड़ी हुई है उसका शायद परसेंटेज धीरे धीरे कम भी हो सकता है। पर सर अब जाते जाते आप थोड़ा सा कुछ टिप्स हमारे दर्शकों के लिए दीजिए जिससे वो थोड़ा केयरफुल रहें अपने बारे में। तो मैं 2 मैसेज देना चाहूँगा कि एक प्रेगनेंसी का भी डायबिटीज़ होता है जो टिपिकली प्रेगनेंसी में आता है और डिलीवरी के बाद चला जाता है।
यह जो डायबिटीज है, या फिर इवन आपको सपोज डायबिटीज ऑलरेडी है और आप प्रेगनेंसी रख रही हैं, तो उस समय हमने बहुत ही केयरफुल होकर अपने डॉक्टर से परमिशन लेकर अपनी शुगर को अच्छे से कंट्रोल कर ही प्रेग्नेंट होना है। अच्छा, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी लेकर नहीं करना है। वेरी गुड। यदि आपने अपनी प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करी, आजकल करीब 30 से 40% युवतियां ओबेज हैं, ओबेसिटी है। बिल्कुल। नए डाटा के हिसाब से प्री डायबिटीज का प्रेवलेंस और डायबिटीज का प्रेवलेंस मिला के ऐसा लगता है कि 18 साल से ऊपर का हर चौथा व्यक्ति या तो डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है। जी। तो ये जितनी प्री डायबिटीज युवतियां हैं, जब ये प्रेगनेंसी में प्रवेश करेंगी तो इनको संभावना है कि डायबिटीज इनके बच्चे के ऊपर असर करेगी। तो हर गर्भवती महिला ने जिसको मालूम नहीं है डायबिटीज, उसने पहली गिवन अपॉर्चुनिटी पर जाकर अपना शुगर चेकअप करना। बिल्कुल। आप HIV टेस्ट करते हैं, आप ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं, करना भी आप बाकी सब टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, पर आप शुगर का टेस्ट करना भूल जाते हैं। सिंपल 75 ग्राम ग्लूकोज लेके 2 घंटे बाद का टेस्ट कर लीजिए। 140 के ऊपर है तो क्लियर कट केस DDM का है। यदि 120 और 140 के बीच है तो आप बॉर्डर लाइन है, अपने डॉक्टर से मिलकर उसको डाइट कंट्रोल करके कंट्रोल कीजिए। और यदि आपने अर्ली स्टेज में प्रेगनेंसी डायबिटीज को पकड़ लिया और थ्रू आउट 9 मंथ्स जब तक बच्चा होता नहीं, यदि उसको एक 90 और 120 खाली पेट 90 के ऊपर नहीं जाने देना, खाने के बाद 120 के ऊपर नहीं जाने देना, और HbA1c जब भी इतने ही बार करेंगे 2-3 बार, वो 6 के नीचे यदि आपने रखा तो आपने इस बच्चे को बेस्ट क्वालिटी का इंट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट दे दिया। बिल्कुल। आपने बच्चा गर्भ में है, अब तो होने के बाद उसकी परवरिश चालू करो। पर मैं आपको स्टिमुलेट करता हूं कि आप उसकी परवरिश जब वो पेट में है तब से ही करना शुरू कीजिए। आपका हेल्दी डाइट रखिए, आपकी जितनी एक्सरसाइज होती है वो रखिए, अपने शुगर चेकअप करते रहिए, और उसका यदि शुगर आपने शुरू से कंट्रोल रखा तो इस होने वाले बच्चे को आज से 20-25 साल बाद जब हम हमारे देश के 100 वर्ष के स्वतंत्रता का दिन मनाएंगे 2047 में, तो इन बच्चों को नया डायबिटीज नहीं होना चाहिए। तो यदि हम न्यू ऑनसेट डायबिटीज आज से 25 साल बाद नहीं चाहते हैं तो उसका कार्य हमको आज प्रेगनेंसी को फोकस करके करना पड़ेगा। जो माँ और मतलब पेरेंट्स जो हैं नए, उनके बच्चों को वो जो आजकल जो खिला रहे हैं, नहीं मैडम, वो खिलाना तो पैदाइश की बात नहीं, लेकिन जो खिलाते हैं जो मतलब आजकल नहीं प्रेगनेंसी का नहीं, ऐसे जो स्कूल के बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चों की अब मैं बात बोल रही हूँ, और उनको जिस तरह का टेस्ट डेवलप करवाया जा रहा है जोमेटो से, वो भी एक चिंता का विषय है जी। और हमने फास्ट फूड की हैबिट्स और ये सब चीजें हमारे बच्चों में इनकलकेट ना हो। और मैंने इसलिए बोला कि आपको अपने दादा दादी नाना नानी से थाली सजवाना चाहिए, और वो एक डेमोन्स्ट्रेशन करके अपने ड्राइंग हॉल में रखना चाहिए कि ये आइडियल है, ऐसा खाओ सब लोग। यदि हम वैसा करेंगे तो शायद हम आने वाली जनरेशन को, जो ऑलरेडी जिन्होंने जन्म ले चुके हैं, उनको बचा सकेंगे, और जो पेट में है उनको भी बचा सकेंगे, जो आगे गर्भवती महिलाओं को यदि हमने फोकस कर दिया तो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। करेक्ट। बच्चा जब अंदर गर्भवती महिला के पेट में है, तभी से आपने यदि कोशिश करना शुरू कर दी तो हम आगे आने वाली जनरेशन को, तो आप उसको अपना नाम देते हो जी, आप उसको अपनी प्रॉपर्टी देते हो, आप उसके लिए पूरी जिंदगी मेहनत करके उसके लिए जीते हो, बच्चों के लिए। सबसे बड़ी चीज तो हेल्थ देना है, और सबसे बड़ी इसको यदि अच्छी हेल्थ देनी है तो आपको हर महिला को प्रेगनेंसी में ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इतना यदि करेंगे। बिल्कुल सर, आप एक संदेश दीजिए। जी, तो वही संदेश है कि आप लोगों को सजग होना जरूरी है। इस तरह की जो चर्चाएं होती है, जब अच्छी क्वालिटी की होती हैं, तो उसके अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। जिस तरह से एक प्रवचन होता है, यह भी एक हेल्थ का, डायबिटीज का प्रवचन है। प्रवचन आप बहुत ध्यान से मग्न होकर आग बंद करके सुनते हैं। इस तरह की जो टॉक शो है, इसको भी यदि आप अच्छे से अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कभी आपको, कभी आपके बच्चों को, कभी आपके ग्रैंड पेरेंट्स को और आने वाली जनरेशन को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अपने खुद के लिए तो जीना ही है, परंतु आने वाली जनरेशन को प्रोटेक्ट करने का एक बीड़ा हम सबको मिल के उठाना पड़ेगा। नहीं तो हमारे देश में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हमारा देश सबसे युवा देश है।
सबसे युवा देश है, लेकिन फिर परंतु यदि यह युवा हाँ डायबिटिक हो गया, होने से उसका हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाएगी, किडनी का रिस्क बढ़ जाएगा, आँख का, तो आप कल्पना कीजिए कि आपके पास आपका ये युवा 40, 45 और 50 में यदि एक कॉम्प्लिकेशन करके आगे बढ़ेगा तो यह देश युवा के साथ साथ युवा बीमार ना बन जाए, ये केयर भी हमको लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक आखिरी में एक पूछना चाहूंगी, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय योगासन दिवस भी आ ही रहा है, तो डायबिटीज के लिए कोई खास योगासन है क्या? ओवरऑल योगा प्रैक्टिसेस आर गुड, एक स्पेसिफिक वाला ऐसा नहीं है, कुछ कुछ योगा प्रैक्टिसेस है जो आपने करना चाहिए, प्राणायाम भी उसमें एक है। इस तरह से आप अलग अलग योगा प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और हमारी टेक्स्ट बुक में भी, और इंडिया की टेक्स्ट बुक नहीं, इवन अमेरिकन बुक्स में भी अभी योगा को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और योगा एंड डायबिटीज का साइंटिफिक एविडेंसेस हमारे पास आ चुके हैं, जिससे आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, शुगर कम होते हैं, इंसुलिन का जो जिन लोगों को हाई इंसुलिन लेवल सीक्रेट होता है वो इंसुलिन लेवल कम होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम होते हैं। ऐसा नहीं कि सबको होते हैं, परंतु काफी लोगों को चांसेस है कम होने की, तो वो भी आपको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। और वॉकिंग भी नहीं छोड़ना है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ योगा करूं और वॉकिंग ना करूं, तो आपको बराबर आपका आधा पौन घंटा इधर देना है, आधा पौन घंटा इधर देना है, और बाकी अपने मैनेजमेंट में देंगे तो अच्छा रहेगा जी। तो आपको सबका कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमें और हमारे श्रोताओं को दिया। बहुत अच्छा लगा पूर्णिमा जी आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड कांग्रेचुलेशन फॉर दिस वंडरफुल प्रोग्राम, एंड आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर एनी ऑफ द एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज। एंड कुछ किसी हमारे श्रोता के कोई प्रश्न आते हैं, कुछ आते हैं सर, आपसे यदि कांटेक्ट करना चाहें तो आप एक बार अपना कुछ कांटेक्ट एड्रेस बताइए इन्हें। आप हमसे हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। अच्छा। www.diabetescare.co.in ये हमारी वेबसाइट है। इसी तरह आपको जो एजुकेशन रिलेटेड मटेरियल जो सुनना है तो आप एक डॉक्टर सुनील गुप्ता पॉडकास्ट पे जा सकते हैं, या फिर हेलो डायबिटीज की पॉडकास्ट पर जा सकते हैं। तो आपको पॉडकास्ट में और यूट्यूब में काफी अच्छे मटेरियल आपको मिलेंगे, सुनने को और पढ़ने के लिए मिलेंगे। और ये पॉडकास्ट में जो आपने बताया बात करते करते से कि जो हमारे जो ऑल इंडिया रेडियो में जो प्रोग्राम आते हैं तो उसमें करीब 70 से ऊपर प्रोग्राम अपलोड हो चुके हैं। तो वो महीने में 2 ही होते हैं, तो बहुत काम में आते हैं, पूरे सादी भाषा में रहते हैं, प्रश्नोत्तर के रूप में। तो आप पॉडकास्ट से वो सुन सकते हैं। यूट्यूब में हमने कोरोना के समय जब खाली बैठे थे तो बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड यूट्यूब बनाए, और कम से कम 70-80-100 यूट्यूब हैं जो आप उससे काफी कुछ समझने की कोशिश कर सकते हैं और अपने जीवन में उन सब चीज। और जो आपने अभी लिंक बताई उससे कांटेक्ट करके आपसे अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप फेसबुक देख सकते हैं, लिंक्डइन देख सकते हैं, ट्विटर पे भी, ट्विटर ने अभी एक्स पर भी हम लोग हैं, तो प्रैक्टिकली सोशल मीडिया से भी आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। और नागपुर के रामदास पेट में लेंड्रा पार्क के सामने एक बहुत सुंदर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सुनील्स डायबिटिक सेंटर एंड रिसर्च। तो अब बस यहाँ पर भी कभी भी जब भी आपको लगे तो आ सकते हैं। बिल्कुल। एक हमारा आप मेल आईडी भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग DCRCindia@gmail.com, तो उस पर आप अपने मेल डालेंगे तो शायद हमारा सिस्टम आपको भी रिस्पॉन्ड कर सकेगा। हमारे हॉस्पिटल का एक कॉमन फोन नंबर है 937-310-2323। आई रिपीट 937-310-2323। सामने यदि बाहर के लोग हैं तो 0 शायद लगाना पड़ेगा या +91 लगाना पड़ेगा। तो आप इससे हमारे सिस्टम से कनेक्ट होकर रह सकते हैं, और कभी अपनी कुछ शंकाएं हैं तो उस पर आपका निवारण हम लोग कर सकते हैं जी। थैंक यू दर्शकों, आप सभी को